वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल किया था इलस्ट्रेशन, अभी लास्ट लेक्चर में किया था इलस्ट्रेशन 15 तक। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 16। ध्यान से समझना, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर उसने मेजर हेड नहीं पूछे। उसने बोला है अंडर विच मेजर सब हेडिंग। अभी तक पूछ रहा था मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। मेजर सब हेड मतलब मेजर सब हेड ही बताने हैं आपको, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट के जो आइटम है इनके मेजर सब हेड, मेजर हेडिंग नहीं बनाना तो ये कॉलम मत बनाना है इसके अंदर। तो एक्रूड इनकम होती है अर्न बट नॉट रिसीव। जो कमा ली है अभी तक रिसीव नहीं हुई तो रिसीव हो जानी है, और जो चीज रिसीव हो जानी होती है वो मेरी क्या होती है, और ये पैसा विद इन 1 ईयर रिसीव हो जाता है तो ये मेरी करंट असेट है। लेकिन उसने मेजर हेडिंग नहीं पूछी, सब हेडिंग। अब करंट असेट की कौन सी सब हेडिंग में आएगी आप बताओ। करंट असेट्स में सबसे पहली सब हेडिंग है इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट इन्वेंट्री में नहीं आएगी क्योंकि इसमें स्टॉक आता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बीआर आते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक का बैलेंस आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज जो लोन हमने दिए हुए हैं तो इन पांचों में से तो किसी में नहीं आ सकता। तो सब हेडिंग इसकी बनेगी अदर करंट असेट। स्पेलिंग पूरी लिखना, पहले कह रही हूँ ये नहीं लिखना क्योंकि ये पूछा नहीं है इसने, उसमें सिर्फ सब हेडिंग पूछी है। लूज टूल्स, अभी मैंने बताया था कि लूज टूल का यूजेबल टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर होता है तो इसके लिए मेजर हेडिंग करंट असेट है और लूज टूल्स सब हेडिंग किस में पड़े रहते हैं, इन्वेंट्रीज, और ये बतानी है बस। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, मैंने 2-3 ही आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बताए थे। डाउटफुल, प्रोविजन फॉर रिपेयर, जो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए होता है। रिटायरमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में, और कौन सी सब हेडिंग में रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद अनपेड डिविडेंड। अनपेड मतलब जो डिविडेंड जो अनपेड है लेकिन विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, करंट लायबिलिटीज। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है, अदर करंट लायबिलिटी, कई बार डिस्कस हो गया है। शॉर्ट टर्म लोन, अब आपको क्या पता ये लोन लिया है या दिया है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। अगर ये लोन दिया हुआ है तो करंट असेट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन है, विद इन 1 ईयर वापस मिल जाएगा, करंट असेट। और करंट असेट की कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये लोन लिया हुआ है तो ये मुझे विद इन 1 ईयर वापस करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, इसमें पड़ा रहेगा, दोनों के अकॉर्डिंग। अब है लॉन्ग टर्म लॉन्स। अब लोन, ये लॉन्ग टर्म हमने दिया है या लिया है तो फिर कंफ्यूजन है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। तो लॉन्ग टर्म लॉन्स, अगर ये लोन दिया है, ठीक है, दिया हुआ है तो मेरी असेट है तो नॉन करंट असेट्स है। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, एडवांसेस में। और ये लोन अगर हमने लिया है तो ये मेरी लायबिलिटी है, वापस करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। ये फिनिश हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 16। नाउ वी विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन 17। देखना बच्चे, हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 17। कल मैंने आपको बताया था, किसी एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं थर्ड था, फोर्थ था, उसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, एक वर्ड आया था इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्चुअली क्या है कि कंपनी जो लोन लेती है उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। लोन वगैरह पर, ये डिबेंचर वगैरह पे जो इंटरेस्ट है नॉर्मली 6 मंथ्स में दिया जाता है। तो जैसे अगर कंपनी इंटरेस्ट 6 मंथ्स में दे रही है, एक तो सितंबर में दे रही है और मार्च में, और कंपनी ने सितंबर का इंटरेस्ट दिया, फिर मार्च का। सितंबर के बाद जब मार्च पे पहुंची, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड भी था और देने की डेट भी थी मार्च, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी इंटरेस्ट देती है जून और दिसंबर में, तो कंपनी ने दिसंबर में इंटरेस्ट दिया, जनवरी फरवरी मार्च जब आया, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड तो हुआ लेकिन मार्च देने की डेट नहीं है क्योंकि कंपनी देती है जून और दिसंबर में।
तो अगर वो इंटरेस्ट देने की डेट नहीं है मार्च तो वो नॉट ड्यू बन जाता है। लेकिन कैसा भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अगर वो देने की डेट नहीं होती वो क्लोजिंग डेट, तो उसे नॉट ड्यू कह देते हैं। लेकिन जितना भी इंटरेस्ट होता है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है, विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो, वो कैसे भी लोन पे हो, डिबेंचर पे हो, सिक्योर लोन पे हो, अनसिक्योर लोन पे हो, मोर्गेज लोन पे हो, ये टोटल ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है और विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। इसलिए ये सारे इंटरेस्ट, कैसा भी इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ड्यू किस पे भी है लोन के ऊपर, ये सारे मेरी करंट लायबिलिटी हैं तीनों, ठीक है। और विद इन 1 ईयर पे हो जाते हैं और अदर करंट लायबिलिटी में ही पड़े रहते हैं। क्योंकि नॉट ड्यू का मतलब सिर्फ ये है कि मार्च में अभी इनके देने की डेट नहीं है, लेकिन ये पे विद इन 1 ईयर ही हो जाते हैं, इसलिए सारे इसी में ही पड़े रहते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है मोर्गेज लोन। मोर्गेज लोन होता है ऐसा लोन जो कुछ गिरवी रख के लिया गया है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था लोन के साथ जब तक शॉर्ट टर्म ना हो, सारे लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, तो विद इन 1 ईयर वापस नहीं होंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी। और कंपनी के सारा लोन नॉन करंट लायबिलिटी में और सब हेडिंग किस में पड़ा रहता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, तो इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन करंट असेट है और कौन सी सब हेडिंग में पड़ी रहती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर। बुक में देखो 6 पॉइंट, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर। अनकॉल्ड लायबिलिटी ये मेरी ऐसी लायबिलिटी है जो कॉल ही नहीं की गई, मंगाई ही नहीं गई। कब पे करेंगे, जब वो कंपनी मंगाएगी। पार्टली पेड अप कि जैसे मैंने 8 पे किया, ये 2 मैंने क्यों नहीं पे किया, क्योंकि मेरी एक ऐसी लायबिलिटी है अनकॉल्ड, वहाँ से मंगाई ही नहीं गई। तो मैंने आपको कल कमिटमेंट में ये पॉइंट लिखवाया था कि मेरी कमिटमेंट है, कब वापस करेंगे, जब कंपनी मंगाएगी हम पे कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट में आती ही नहीं है क्योंकि मेरी कमिटमेंट है, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखोगे इट इज कमिटमेंट, कमिटमेंट शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होती, ये इस तरह से लाइन लिख के इसको पूरा किया जाता है। उसके बाद जनरल रिजर्व और सब्सिडी रिजर्व, जितने भी रिजर्व हो सारे प्रॉफिट से बनते हैं, ठीक है। और कंपनी के सारे रिजर्व प्रॉफिट पे शेयर होल्डर का राइट है, ठीक है, मतलब रिजर्व पे। तो इसलिए ये शेयर होल्डर फंड हेडिंग और सब हेडिंग किसमें रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सारे रिजर्व उसी में ही पड़े रहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं। ये है इलस्ट्रेशन आपकी 18th। बच्चे इसके अंदर सिर्फ वही वो बोल रहा है, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। लेकिन उसने बुक में ऐसे लिख के दिखाया है, आप इस तरह से अटेम्प्ट करना कि बुक में उसने ऐसे एक लाइन में लिख के दिखाया है कि इसे इस हेडिंग और इसमें आपने ऐसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन वही है, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में किस हेडिंग और सब हेडिंग में आएगी वही बताना है। तो कॉल्स इन एरियर्स, आपको ध्यान होगा जब मैंने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर कराया था, जब कॉल्स इन एरियर्स आया था, ठीक है, क्या करते थे आप, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे, ऑथराइज कैपिटल होती थी, इशूड कैपिटल होती थी, फिर जब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होती थी, एक नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप होता था कि या तो कंपनी ने कम मंगाया है या पब्लिक ने कम भेजा है, तो पब्लिक कम भेजती है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, तो वो वहाँ से लेस करके दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी पैसा वहाँ लेस करके आता तो वो दिखाते तो आप शेयर होल्डर फंड में हो ना, तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड्स ऐसे ही दिखाओगे, लेकिन यहाँ लिख के दिखाओगे कि कॉल्स इन एरियर्स कहाँ आता है नोट्स टू अकाउंट से। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। कि जब सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप की हेडिंग करते हो उसमें से लेस करके दिखाया जाता है और वो अमाउंट शेयर होल्डर फंड हेडिंग में आती है, ठीक है।
कॉल्स इन एडवांस, आपको पता है एडवांस मनी यानी कंपनी की लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटीज, और कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहता है ये पैसा, अदर करंट लायबिलिटीज। बच्चे फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर फॉर फीचर का प्रॉफिट, जो शेयर आपने कैंसिल कर दिए हैं, आपको पता है जो मनी रिसीव हो चुकी होती है उनकी, वो आप शेयर फॉर फीचर के नाम से करते हो, और वो शेयर अगर अभी तक रीइशू नहीं हुए हैं तो जितने शेयर रीइशू होते हैं उनकी मनी तो कैपिटलिज्म में चली जाती है, और जो शेयर रीइशू नहीं हुए वो जो फॉर फीचर का प्रॉफिट है, आपको ध्यान होगा आप बैलेंस शीट बनाते थे सब्सक्राइब एंड नॉट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप की जो अमाउंट आ जाती थी उसमें ऐड होके पड़ा रहता है शेयर फॉर फीचर, जितने शेयर रीइशू नहीं हो उसका फॉर फीचर का प्रॉफिट उसमें ऐड होके पड़ा रहता है, और जो अमाउंट आती है वो लिखी तो शेयर होल्डर फंड में जाती है ना, तो वही फॉरफिटेड वही शेयर फॉर फीचर का बैलेंस, तो आता तो वो शेयर होल्डर फंड हेडिंग में है, लेकिन जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो तो सब्सक्राइब बेशक से वो फुल्ली पेड अप हो या नॉट फुल्ली, उसमें ऐड होके पड़ा रहता है, इट विल बी एडेड, it will be added in subscribed capital, वो बेशक से फुल्ली पेड अप हो या नॉट, दोनों में ही। कॉल्स इन एरियर्स तो सिर्फ नॉट पेड अप वाले में से ही, क्योंकि जो जब पूरा पैसा आ गया तो वो तो फुल्ली पेड अप में हो जाएगा ना, एरियर होते हैं नॉट फुल्ली पेड अप के केस में, ये दोनों केस में ही ऐड होके पड़ा रहता है। डिबेंचर सिंकिंग फंड, कल मैंने आपको बताया था डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए जो फंड खुला है वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है। फंड सारे प्रॉफिट से बनते हैं इस, और सारे प्रॉफिट कौन सी हेडिंग में पड़े रहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, और सब हेडिंग किस में पड़े रहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, इसकी कोई हेडिंग नहीं होती, कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग में पड़ा रहता है नहीं आता, उसमें लिखोगे शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, इसकी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती। उसके बाद बच्चे ये हमने अभी इलस्ट्रेशन की है 18, अब हम करते हैं 19, ध्यान से समझना। देखना बच्चे नेक्स्ट 19, 20 और 21 मैं आपको ऐसे ही बोल के बता रही हूँ, कोई नई चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगी लेकिन बाकी मैक्सिमम आपने किया हुआ है। एक बार इलस्ट्रेशन 19 निकालो। हाउ वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, आप इन आइटम को कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, तो सबसे पहली आइटम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया हुआ है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चे अब मेरी बात को कह रहे हैं कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग में आते हैं, आपको ध्यान है मैंने इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कराया था, जैसे 100 वाला डिबेंचर्स अगर 90 पे इशू हुआ तो 10 का लॉस हुआ, और ये लॉस डिस्काउंट के नाम से होता है, और आपको मैंने बताया था कि जो डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड जो भी लॉस होता है वो पहले साल ही प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाता है, तो जब ये राइट ऑफ हो जाता है तो इसका तो बैलेंस ही नहीं बचता, कभी भी आपने चैप्टर किया है डिस्काउंट और लॉस। अगर मान लो 100 वाले डिबेंचर्स की पेमेंट आप 110 करते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस है, और ये लॉस आप इशू की एंट्री के साथ ही दिखाते हो, लेकिन पहले साल ही पूरा का पूरा राइट ऑफ कर लेते हो। जब पहले साल ही पूरा लॉस राइट ऑफ कर देते हो तो लॉस का तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, तो इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरह ये भी बैलेंस शीट में शो ऑफ नहीं होता। क्योंकि ये पहले साल ही राइट ऑफ हो जाता है, जिस साल ये होते हैं उसी साल ये राइट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर भी आप यही लिखोगे, नॉट शोन इन बैलेंस शीट बिकॉज इट विल बी रिटर्न ऑफ इन दैट ईयर इन विच दे आर इनकर, क्योंकि ये जिस साल होते हैं लॉस उसी साल ही पूरे के पूरे राइट ऑफ हो जाते हैं, तो इनकी कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आते ही नहीं है। क्योंकि ये जिस साल होते हैं पूरे के पूरे राइट ऑफ हो जाते हैं, तो इसके लिए पूरी लाइन लिखनी है जैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है, नॉट शोन इन बैलेंस शीट बिकॉज it will be written off in that year, it is written off in that year in which they are incurred, जिस साल ये होते हैं उसी साल ही राइट ऑफ हो जाते हैं, इसलिए इनका बैलेंस नहीं बचता। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या है, अब ध्यान से सुनना, इसकी हेडिंग और सब हेडिंग क्या होती होगी, आपको ध्यान होगा 100 वाले डिबेंचर्स की 110 पेमेंट करना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस होता है,
और आप सबको मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में बताया था कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस होता है, और इस लॉस को हम इश्यू की एंट्री के साथ दिखा देते हैं। किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से, प्लस साथ में आप लाइबिलिटी भी बढ़ाते हो, किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। मैंने कहा था ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, मान लो डिवेंचर्स की पेमेंट होनी है 10 साल के बाद, इस होने वाले लॉस को हम इश्यू की एंट्री के साथ दिखा देते हैं। लॉस दिखाते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से, और साथ में 10 रुपए ये जो मुझे पे करने हैं मेरी लाइबिलिटी भी है। लेकिन ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लाइबिलिटी है ये डिवेंचर के साथ ही तो पे करोगे, और डिवेंचर आपको पता है कैसी लाइबिलिटी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो क्रेडिट होता है वो लाइबिलिटी के बेस पे, लेकिन ये पे होता है डिवेंचर की जब पेमेंट की जाएगी, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर भी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है। लेकिन डिवेंचर इशू करके तो लोन आता है, वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में पड़ा रहता है, लेकिन 10 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा देना है, 10 लोन तो नहीं आया था ना, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं पड़ा रहेगा, तो ये किस में आएगा? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में पहली सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये 10 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ ये लोन तो नहीं आया था, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आएगा, क्योंकि लोन तो नहीं आया ना, ये तो मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिबेंचर्स की पेमेंट प्रीमियम पे कर रही हूँ, जो लोन आया था उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी डेफर टैक्स लाइबिलिटी में तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में तो सब हेडिंग रहेगी इसकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट। आगे बुक खोल के देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और लॉस सारे पड़े रहते हैं शेयर होल्डर फंड में और रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में लिख रहे हैं एज ए नेगेटिव आइटम। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन को कहते हैं। सारे लोन जब तक शॉर्ट टर्म ना लिखा हो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो क्या नाम है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन तो नॉन करंट लायबिलिटी, और लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में आते हैं। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, क्लियर कह रहा है ऐसा लोन जो डिमांड पे ही वापस करना है, मतलब 1 महीने के बाद मांगा जाएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा, तो डेफिनेट है करंट लायबिलिटीज। और ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया तो इसलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा। शेयर्स इन एसबीआई, शेयर्स इन एसबीआई का मतलब आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदे हुए हैं, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एसबीआई में, शेयर इन एसबीआई तो इन्वेस्टमेंट हो गई, तो इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन करंट असेट्स। आपको पता है शेयर का पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो नॉन करंट असेट और सब हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद खाली इन्वेस्टमेंट, खाली इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म ही मानी जाएगी, तो नॉन करंट असेट इन्वेस्ट और सब हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नई चीज आ रही है, जो नई चीज आ रही है इन 3 क्वेश्चन में सिर्फ वही बताऊंगी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आप बताओ इन्वेस्टमेंट पे आप इंटरेस्ट पे करोगे या रिसीव होगा? रिसीव। और एक्रूड इंटरेस्ट कह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पे ऐसा इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया है अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव हो जाना है। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो हर साल हमें रिसीव होता है, तो इसलिए हमारी करंट असेट है। अब करंट असेट में कौन सी सब हेडिंग में पड़ा रहेगा? पहली है करंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री में भी नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में भी नहीं आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं आएगा, लोन भी नहीं है, तो अदर करंट असेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चे गारंटी गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने जो गारंटी दी है ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो लिखोगे नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट में नहीं होगी, ऐसे लिखोगे इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। ये खत्म हो गया मेरी इलस्ट्रेशन 19। अब मैं 20 में देखती हूँ कोई नई चीज आएगी तो उसको बता दूंगी, बाकी कई बार चीजें आ चुकी हैं वो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वो देख लेना, देखना ध्यान से। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग?
आपको मैंने इशू ऑफ शेयर की थ्योरी में एक बताया था ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है कि वो फ्यूचर की किसी डेट पर कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे। जैसे आज कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि वो 8 साल के बाद या 10 ईयर्स के बाद कंपनी के शेयर खरीदने पाएंगे, और कंपनी ने कहा है कि वो प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा। जैसे मान लो शेयर की कॉस्ट 100 होगी तो कंपनी 20 पे देगी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम 100 वाला शेयर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 20 में दे रही है तो 80 का तो लॉस होगा। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, ये कि लोग एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के ना जाएं, उनकी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करती है। क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी, मान लो 4 ईयर्स तक ट्रेनिंग दी, जब एम्प्लॉय ट्रेंड हुआ तो ट्रेन एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, कहीं से ऑप्शन मिल जाती है, तो उनके जाने से जो कंपनी को नुकसान होता है वो इस नुकसान से कम ही होता है, वो बहुत ज़्यादा उस मतलब ये वाला नुकसान कम होता है, छोड़ के जाने से जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी ऑप्शन देती है, लेकिन इसलिए उनको कंपनी में वो रहे इसलिए देती है कि अगर वो 10 साल तक कंपनी में रहें तो कंपनी उनको शेयर्स देगी, 100 वाला 20 में देगी, प्राइस फिक्स करती है, ठीक है। तो इस टाइम कंपनी को ये जो लॉस होगा 80 का, और आपको पता है एक समझदार बिजनेसमैन वही होता है जो अपने लॉस के लिए पहले से ही अरेंजमेंट करके चलता है। तो कंपनी को पता है कि 10 ईयर्स के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देगी, डिस्काउंट पे देगी, तो इतना कंपनी को लॉस होगा। तो इस लॉस को कंपनी इसी टाइम दिखा देती है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सके, इस लॉस को राइट ऑफ कर सके। तो इस लॉस को किस नाम से दिखाती है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के नाम से दिखाती है, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करती है, अभी शेयर तो इशू हो नहीं रहे क्योंकि 10 साल पहले दिखा रही है, तो इस टाइम इस क्रेडिट करती है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग या स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट ये करती है, ठीक है। ये 10 साल पहले ही कंपनी ने लॉस की एंट्री कर दी एज अ लॉस। अब शेयर इशू नहीं हुए, शेयर की ऑप्शन अभी आउटस्टैंडिंग है। क्या होता है, जब 10 ईयर्स पूरे होंगे तो कंपनी या एम्प्लॉयज को शेयर इशू करेगी। देखो 10 साल के बाद एंट्री, शेयर इशू करते टाइम शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, 100 वाला शेयर्स है, कंपनी एम्प्लॉयज को दे रही है 20 पे। अब 80 का लॉस कंपनी यहाँ नहीं दिखाएगी क्योंकि इस लॉस को कंपनी ने 10 ईयर्स पहले ही दिखा दिया था। तो क्या एक एक्स्ट्रा नाम यूज किया था, ये लॉस नहीं दिखा सकती, ये तो लॉस 10 ईयर्स में राइट ऑफ हो चुका होगा, बैलेंस ही खत्म हो चुका होगा। क्या एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया था, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये जो क्रेडिट है जब एक्चुअल में शेयर इशू होते हैं ये डेबिट हो जाता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाता है, तब इसका बैलेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक एक्चुअल में एम्प्लॉय को शेयर इशू नहीं होते, आपको पता है शेयर इशू होता है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड हेडिंग में पड़ा रहता है, तब शेयर कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन जब तक एक्चुअल में शेयर इशू नहीं होते तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड में पड़ा रहता है, लेकिन शेयर कैपिटल सब हेडिंग में नहीं रहता, ये रिजर्व में पड़ा रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो मतलब ये ऐसे शेयर्स हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग है, शेयर इशू होंगे तो, लेकिन ये एंट्री में क्रेडिट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये शेयर होल्डर फंड हेडिंग में और रिजर्व एंड सरप्लस में पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड हेडिंग में ही आएगी, शेयर कैपिटल में आती है, लेकिन जब तक एक्चुअल में एम्प्लॉयज को शेयर नहीं इशू होते, ये ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो हेडिंग तो पड़े रहते हैं शेयर होल्डर फंड में, लेकिन एक्चुअल में इशू नहीं होते, इसलिए शेयर कैपिटल में नहीं दिखा सकते, तो रिजर्व में पड़े रहते हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद है बच्चे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आपको बताइए इसकी हेडिंग तो हमारी क्या रहेगी, शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग के आगे कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि ये तो अपने आप में ही सब हेडिंग है। उसके बाद है चेक ड्राफ्ट इन हैंड, वही बैंक का बैलेंस, कैश और बैंक का बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, वही बैंक के बैलेंस को ही कहते हैं, ठीक है। तो करंट असेट सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा करंट लायबिलिटी है तो विद इन 1 ईयर वापस हो जाता है, लेकिन एक ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में पड़ा रहता है, हेडिंग करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग में। डेफर टैक्स लायबिलिटी,
आपको पता है इसकी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आगे सब हेडिंग नहीं होगा क्योंकि सब हेडिंग ही अपने आप में है। डेफर्ड टैक्स असेट नॉन करंट असेट हेडिंग में रहता है, इसकी सब हेडिंग नहीं क्योंकि अपने आप में ही ये सब हेडिंग है। कंप्यूटर नॉन करंट असेट, सब हेडिंग फिक्स असेट के ब्रैकेट में टेंजिबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी मेरी नॉन करंट असेट है, फिक्स असेट है लेकिन इनटेंजिबल। बिल्डिंग नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये समझा चुकी हूँ मैं सारा क्यों है इसके अंदर। सेम आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 21। ठीक है, इलस्ट्रेशन 21 करते हैं। क्या चीज़ आ रही है मेरी, बिल्कुल ध्यान से देखना। सेम वही क्वेश्चन है, अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल शोन द फॉलोइंग आइटम। ये आइटम कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में आएंगी। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ऑन डिबेंचर्स पे हो, ऑन सिक्योर लोन, ऑन मॉर्गेज लोन, ऑन अनसिक्योर, किसी भी लोन पे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। तो करंट लायबिलिटी पहले भी आ चुका है, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, आपको पता है कॉल्स इन एडवांस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता, पे करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, तो ये भी विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। तो करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी में ही पड़ रहता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर, आपको होता है एरियर होता है जो शेयर होल्डर ने पैसे भेजे नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर जितनी लेट भेजता है उस एरियर पे हम उससे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट जो ड्यू है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब बच्चे ये नहीं होता कि पे ही, रिलेटेड टू करंट ईयर खर्चा सोचे तो पे नहीं हुआ, इनकम सोचे तो रिसीव नहीं हुई। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब जो अभी रिसीव नहीं हुआ। एक्रूड इंटरेस्ट, एरियर पे इंटरेस्ट पे नहीं करते, रिसीव होता है, तो ये रिसीव विद इन 1 ईयर हो जाता है, तो ये मेरी करंट असेट है। अब करंट असेट में डिसाइड कर लो, 5 वाली पहली 5 जो सब हेडिंग है उनमें नहीं आ सकता, तो अदर करंट में आता है ये। 21 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स की पेमेंट जो प्रीमियम पे करते हैं 10 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये मेरी लाइबिलिटी तो है, लॉस तो है, तो वो तो दिखाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, लेकिन आपको ध्यान होगा इशू ऑफ डिबेंचर में मैंने इसको क्रेडिट भी किया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेस पे आपने इसको क्रेडिट किया, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ पड़ा रहता है, पे तो ये डिबेंचर के साथ ही होगा, तो ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। अगर डिबेंचर्स की पेमेंट 10 साल के बाद होनी है तो ये प्रीमियम भी 10 साल के बाद ही पे होगा, डिबेंचर के साथ ही 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी में ही पड़ा रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये लोन नहीं है, ये तो लोन अगर 1 लाख आया था, आपने पेमेंट करनी है 110, तो 10 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये पड़ा रहता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में, सब हेडिंग में। प्लांट एंड मशीनरी पता है आपको, नॉन करंट असेट्स, और सब हेडिंग किस में पड़ा रहेगा, फिक्स असेट और टेंजिबल। ट्रेडमार्क नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल। तो मेरी ख्याल से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मैं बार बार बोर्ड पे लिखूं, मेरी ख्याल से समझ, अगर किसी को फिर भी डाउट आता है लाइव में प्रॉब्लम ले लेना। तो आज अपने बच्चे 21 तक करने हैं। ठीक है।